की हकीकत देखने का वक्त, जनता का विश्वास टटोलने का वक्त, जतन तमाम करने के बाद आईने में सूरत देखने का वक्त, अब इम्तिहान का वक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। प्रदेश की सत्तारूढ़ राज्य सरकार के लिए एक और इम्तिहान अब तैयार है, जिसमें राज्य सरकार को अपनी पकड़ का नमूना पेश करना है। विधानसभा के उपचुनाव से निकले संदेशों को निकाय चुनाव में झुठलाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और तबादलों के जरिए किया गया क्षेत्रीय संतुलन कितना सटीक बैठता है, जल्द सबके सामने होगा। इस विषय के तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो कई मौकों पर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निशाना साधा जाता है कि ये नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गई है, लेकिन ये काठ की पुतली भी कमाल की है, जो घूम फिर के बार बार नेताओं के सिर पर सवार हो ही जाती है और कमान लौटकर जनता के हाथों में वापस आ जाती है, आगे की दशा और दिशा तय करने के लिए। बात राजस्थान की सियासत की। मौजूदा सरकार ने करीब 10 महीने पूरे कर लिए, यानी पूरे कार्यकाल का करीब 17-18% वक्त गुजार लिया। क्योंकि जनता काफी धैर्यवान होती है, इसलिए वो वक्त देने में कंजूसी नहीं करती। लेकिन इतना तो वक्त गुजर ही चुका है कि पालने में पूत के पांव दिखाई देने लगे। अब विधानसभा के उपचुनाव में जो कुछ हुआ, उससे तो स्थानीय समीकरणों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया गया, लेकिन निकाय में पल्ला झाड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि इम्तिहान की असली घड़ी तो अब आई है, जिसमें मोदी की लहर नहीं, वसुंधरा का असर देखा जाना है और केंद्र तक अपनी मजबूत पकड़ का संदेश पहुंचाना है। हालांकि प्रदेश में पार्टी और सरकार स्तर पर बीजेपी निकाय चुनाव में बेहद अच्छे प्रदर्शन के सपने संजोकर बैठी है। सत्ता और संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ स्वशासित चुनाव, जो होने वाले चुनाव नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के, उसमें हम लड़ेंगे और मैं ये पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें हम सफलता भी प्राप्त करेंगे। उधर देश के साथ ही प्रदेश में भी चारों खाने चित पड़ी कांग्रेस के लिए उपचुनाव ने एक उम्मीद की किरण जगा दी थी, जिससे निकाय चुनाव में कांग्रेस को मैदान में उतरते वक्त उम्मीद का एक बड़ा बल मिलने वाला है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। जो 4 बाई इलेक्शन हुए, जहां से 62 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, वहां जनता ने परिणाम बदल दिए चारों सीटों के ऊपर। तो ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार जो है वो जनता का इकबाल खत्म कर चुकी है। और ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं, इन चुनाव में निश्चित रूप से जनता वही फैसला करेगी जो अभी उपचुनाव में किया है। सरकार का निर्णय आज धरातल के ऊपर सरकार कहीं नहीं दिख रही है। पूरा परिदृश्य देखने के बाद तो ये साफ है कि निकाय चुनाव बीजेपी के लिए या खास तौर से वसुंधरा राजे के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अब 2 दर्जन मंत्रियों की भारी भरकम टीम, प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सूझबूझ के साथ हुए तबादले और 10 महीनों का शासन बीजेपी के लिए क्या लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो प्रदेश के अंदर आने वाले निकाय चुनाव में परिणाम क्या होंगे? परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितना दम है ये जनता तय करेगी। और आज हम बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रही हैं, सुमन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, और हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। सबसे पहले दोनों सियासी दलों के जो प्रतिनिधि इस चर्चा में जुड़े हैं, उनके पास हम चर्चा में जाएं, उनसे सवाल पूछे। उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी से मेरा पहला सवाल आज होगा। श्याम सुंदर जी, वाकई जो परिदृश्य वर्तमान में है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो करिश्मा लोकसभा चुनाव में किया, विधानसभा चुनाव में किया, वो फिर से निकाय चुनाव में दिखाएगी, या फिर जो कांग्रेस ने उपचुनाव में एक पलटवार किया है वो कुछ आगे कंटिन्यू होगा? धर्मराज जी, क्योंकि अभी हाल ही में जो उपचुनाव विधानसभा के हुए, उसमें सत्ताधारी पार्टी ने 3 सीटें हार गई, उससे कुछ मनोबल सत्ताधारी पार्टी का गिरा है और कांग्रेस जो कि बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, उसमें थोड़ा सा दम आ गया है।
अब क्योंकि 46 शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, उसमें से 6 नगर निगम है, उसमें एक कांग्रेस के पास है, बाकी के एक तो बीजेपी के पास है और बाकी कांग्रेस के पास है मेयर, और बोर्ड अधिकांश बीजेपी के पास है। तो अलग तरह का समन्वय है और चुनाव के लिए रण तैयार हो गया है। सरकार ने अपने अधिकारी सब जगह तैनात कर दिए हैं, कोशिश की है कि कलेक्टर्स अपने लगा दें, संभागीय आयुक्त अपने लगा दें, और बड़े आधार पर तबादले कर दिए, एसडीओ अपने लगा दिए। तो व्यापक तैयारी करके उतरी हैं वसुंधरा राजे कि किसी भी कीमत पर उनकी जो इज्जत पे दाग लगा उपचुनाव में, वो दाग फिर से नहीं लग चलिए जाए। ठीक है, उन्होंने चलिए ठीक है, दोनों से हम थोड़ा छोटा छोटा जवाब ले लेंगे, फिर हम चर्चा का आगे बढ़ाएंगे। सुमन शर्मा जी, पिछले 9 महीने में पहले तो आप कांग्रेस सरकार की खामियों को गिनाते हुए चुनाव सत्ता में आई, पिछले 9 महीने में आपने ऐसा क्या कर दिया कि निकाय चुनाव में जनता पर भरोसा जताए? धर्मराज जी और अमिताभ जी, पहले तो आप लोग को छठ पूजा की मैं नमस्कार करूंगी, क्योंकि पूरे देश में छठ के लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा पर्व है, इसलिए मैं मेरा प्रणाम बधाई ढेर सारी। अमिताभ जी। जी जी, अब मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी, क्योंकि सूर्य की आराधना का दिन है, तो अच्छी बात हो जाएगी उनके याद करके ही। हमने क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल राजस्थान के हमारे प्रतिद्वंदी और हमारे मीडिया मित्र लोग हम लोग से पहले दिन से ही पूछ रहे हैं। 9 महीने पूरे कर लिए हमने, नवंबर आ गया, तो ये वाजिबी सवाल है, इससे हम लोग भागते भी नहीं है। लेकिन देखिए, हमने बार बार ये कहा कि किसी सरकार को आंकने के लिए, किसी सरकार की कार्यशैली को मापने के लिए बैरोमीटर जो होता है वो 9 महीना बहुत बड़ा नहीं होता है। और उस राजस्थान का जिसकी हालत एकदम 5 साल पहले आपने देखा कि 9 महीने पहले क्या थी, और तुरंत आप चाहें कि जैसे हम सत्ता में आए जादू की छड़ी घुमाएं और सब कुछ बदल जाएगा, ये संभव नहीं था। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे और भी बहुत सारे मुद्दे हो, लेकिन 9 महीने में जनता जरूर हिसाब मांगती है। चुनाव के मैदान में हम जब भी जाएं तो जनता सवाल करती है। हमारा ये कहना है कि 9 महीने में हमने ये कोशिश की है कि राजस्थान की जो गंदगी थी, जिस तरह से राजस्थान गर्त में चला गया था, एक कारपेट से जो गंदगी को ढकी जा रही थी और नेताओं ने उस पे एक कलेवर चढ़ा के कि हम सुंदर राजस्थान छोड़ के जा रहे हैं, उस गंदगी के चादर को हटा के राजस्थान की जनता को बता दिया कि देखिए ये क्या मिला है हमें, पर हम आप सब मिलके इसलिए गंदगी को साफ करने की शुरुआत की है, वक्त लगेगा अभी। बिल्कुल जी मैं फिर सुमन शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। अर्चना जी से एक रिप्लाई ले लेता हूँ। अमिताभ जी हैं, अगर चैनल की टीआरपी खत्म है तो उसको बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, ये वैसा ही काम है। नहीं, आपने सुनिए तो सही, पार्टी के एक अच्छे वक्ता के तौर पर अपने बातों को आपने रख दिया है। अर्चना जी से भी जवाब ले लूं, आपने जो कहा। अर्चना जी, वाकई उपचुनाव में जो परिणाम आए उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, लेकिन सिर्फ उत्साह के भरोसे आप क्या निकाय चुनाव में जा रही हैं, या फिर जो सरकार की खामियां रही हैं 8-9 महीने के अंदर, जो काम करना चाहिए था सरकार कर नहीं पाई, उस पर जनता विश्वास जताएगी आपने जो दावे किए हैं? धर्मराज जी, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं उसके कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनके उत्तर सुमन जी के जो वक्तव्य था उसमें निहित है। इन्होंने कहा कि जो बैरोमीटर है वो क्या होना चाहिए, वो 5 साल में पता चलता है। भाई, चुनाव ये होता है राजनीतिक परिदृश्य में तो जनता की भावनाओं की कैसे अभिव्यक्ति हो उसका आकलन करके और उस पर आपको ठप्पा लगाता है। एक सत्ताधारी पार्टी के लिए यदि उपचुनाव में ऐसी करारी शिकस्त मिले तो समझ लेना चाहिए कि आप वहां उनकी जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्या मापदंडों, कौन से मानदंडों, वो तो आप बार बार यही कहते जा रहे हैं कि सब पूर्ववर्ती जो शासन था उसकी जो गंदगी थी कारपेट के नीचे वो दबी थी उसको साफ करें। ये सारी बातें इस चीज को इंगित करती हैं कि आप पूरी तरह से अक्षम थे। जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको जनादेश दिया। अगर हमने कुछ गलतियां की तो हम बाहर हो गए। अब आप उन गलतियों के आधार पर अपनी गलतियों को ढकने का काम करें, आप कारपेट के नीचे गंदगी घुसाने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि आपको गिरारी शिकस्त उपचुनाव में मिली और स्थानीय निकाय चुनाव में स्थिति आपकी खराब है। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने सीधे अध्यक्षीय चुनाव के प्रावधान को भी इसलिए समाप्त किया क्योंकि आपको शंका थी कि जिस हवा पे सवार होकर आप जीते उस हवा में आपको अब सफलता मिलने वाली नहीं। इससे आपने सबसे बड़ा हथकंडा तो स्थानीय निकाय के अध्यक्षों के सीधे चुनाव के चयन की प्रणाली को समाप्त करके किया, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से प्रशासनिक दुरुपयोग से बिल्कुल ये जो मेयर का सिलेक्शन की बात है वो दूसरा विषय है। अमिताभ जी, जो बातें दोनों नेताओं ने की, कितना भरोसा रखते हैं आप इनकी बातों? पहले तो मैं 2 टिप्पणी करूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि अर्चना शर्मा और सुमन शर्मा जी दोनों लोग जयपुर में अपनी अपनी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ें।
दोनों तेज तर्रार नेता हैं। जयपुर को एक अच्छी मेयर मिले, प्रभावशाली मेयर मिले और जयपुर की कायाकल्प हो, उसकी दशा दिशा सुधरे। अमिताभ जी, आप पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ेगा इनको, मेयर का चुनाव सीधा नहीं है। अच्छा तो चलिए, जो रास्ता हो उसी पर चले, पार्टी को राजी करें कि भाई मेयर हम ही को बनाए। खैर, पहली बात तो वसुंधरा जी को बधाई इस बात के लिए, जिस दिन कैबिनेट का विस्तार हुआ उससे एक दिन पहले इसी मंच पर मैंने कहा था, बीजेपी के एक बुजुर्ग नेता मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा था कि मुख्यमंत्रियों को ये ललक छोड़नी चाहिए कि सारे विभाग मेरी जेब में रहे, और खास तौर पर गृह विभाग तो छोड़ना ही चाहिए। गृह विभाग फुल टाइम मिनिस्टर की मांग करता है। मुझे अच्छा लगा, अगले दिन विस्तार हुआ, उसके अगले दिन गुलाबचंद कटारिया को गृह मंत्रालय मिला। मुख्यमंत्री को मजबूत होना चाहिए, मजबूत दिखना चाहिए। गृह मंत्रालय रखने से कोई मजबूत होता है क्या? ये हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में अजब चलन चला है कि गृह मंत्रालय अपने पास रखो। राजस्थान की दशा दिशा सुधरेगी गुलाबचंद कटारिया की लीडरशिप में, मंत्रालय में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आवाम भी उम्मीद करता है। अब मसला है कि इसमें क्या होगा निकाय चुनाव में। देखिए, इन बातों का कोई बहुत अर्थ नहीं होता। सुमन जी, इस देश में कोई चुनाव उठा के देख लीजिए, नगर पालिका से लेके और लोकसभा तक का, हर आने वाला यही कहता कि पिछले वाले ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया जी। ये बोलने में एक अपनी बचत हो जाती है कि भाई मुझे तो मिला ही, खटारा था, अब मैं इसको जो कुछ चला दूं वही प्लस माना जाए। ये स्वाभाविक वक्तव्य है, जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। 10 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता था, यस आई एग्री। 10 महीने में जादू नहीं हो सकता, यस आई एग्री। हालांकि इसमें मैं ये एक राइडर हमेशा लगाता हूं, फिर जादूगर होने का दावा चुनाव में मत करिए कि ऐसे ऐसे ताली बजाऊंगा और झोले से कबूतर निकाल दूंगा। फिर ये मत कहिए, ये कहिए भाई सामान्य आदमी हूं, जैसे अमिताभ अग्निहोत्री, श्याम सुंदर शर्मा, वैसे मैं हूं, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना। अगर सरकार मेरी आ गई तो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये मत कहो कि नहीं मैं आऊंगा तो नंदन कानन हो जाएगा, ये वैकुंठ हो जाएगा, और फिर तो आदमी वैकुंठ की अपेक्षा करेगा। लेकिन 10 महीने में जो चीजें हो सकती थी वो अगर नहीं हुई होंगी, आज मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि क्या हो सकती थी, कई बार बता चुका, कई बार उस पर जरे हो चुकी लंबी लंबी। जो चीजें हो चुकी हैं, हो सकती थी सुमन जी, अगर वो नहीं हुई होंगी तो मैंडेट आपके खिलाफ जाएगा, ये लिख लीजिए। जनता अनपढ़ तो हो सकती है, मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि 10 महीने में क्या हो सकता, वो बजट के कागज तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन वो ये जानती है कि दरोगा जी तो सुधर सकते थे। दरोगा जी क्यों नहीं सुधरे 10 महीने में? इसमें कौन सा कानून पास करना था? तहसीलदार बिना रिश्वत के काम क्यों नहीं कर रहा? राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा? लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपने ये डिलीवर कर दी होंगी, बड़ा अच्छा है, आप विजयी होंगे। नहीं की होंगी तो ये मान लीजिए अब लहर कोई नहीं है, न दिल्ली में न जयपुर में। लहर का फेज ओवर हो गया। कांग्रेस, मैंने कहा कांग्रेस बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है देश में, कहीं नहीं, उसका नेतृत्व ही भ्रम का शिकार है केंद्र में। वो उसी को नहीं समझ आ रहा कि हु इज द बॉस, राहुल गांधी के रास्ते चलूं या सोनिया गांधी के रास्ते चलूं, कौन नेता होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे चुनाव होगा, भ्रम है। लेकिन कांग्रेस उस स्टेट में जरूर उठकर खड़ी हो जाएगी जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गलतियां करेंगी, ये जान लीजिए। उपचुनाव का मैंडेट भी बहुत सरल मैंडेट नहीं था। भारत में उपचुनावों का जो एक सामान्य समीकरण है उसके विरुद्ध ये जनादेश आया था। सत्तारूढ़ पार्टी उपचुनाव जीतती है, ये एक सामान्य समझ है भारत भर में। कांग्रेस अपने पराक्रम से नहीं जीती, कांग्रेस आपकी गलतियों से जीती है। इसलिए सचिन पायलट को कुछ नहीं करना, कुआं थोड़ी ना खोदना है। केवल और केवल आपके सरकार का कामकाज चुनौती पर होगा, कसौटी पर होगा। आप अच्छा नहीं किए होंगे तो उसकी ऑब्वियसली सिंगल बेनिफिशियरी कांग्रेस है राजस्थान में। आपने अच्छा किया होगा तो आप लोकसभा और विधानसभा की लहर को कंटिन्यू कर ले जाएंगे। लेकिन कोई नारा अब नहीं चलता ना, नारे का समय तो देश भर से चला गया। मेरी बात से श्याम सुंदर जी सहमत होंगे। ना जय जय राजस्थान, ना अच्छे दिन आएंगे।
ये तो किसी ने गलती से लगा भी दिया तो जनता दौड़ा लेगी। नारे का टाइम गया, अब तो काम पर वोट होगा। सरकार ने काम किया होगा, अभी तो समय है वोट में। आगे जब इस विषय पर और हम लोग चर्चा करेंगे, तमाम शोज करेंगे, तब इस बात को परखेंगे कि कितना काम किया कितना नहीं किया। लेकिन कसौटी पर सरकार का कामकाज है 10 महीने का, और 10 महीने का समय कोई बहुत कम भी नहीं होता। 5 साल में 1 साल का समय 1/5 हिस्सा हो जाता है। इतना कम भी नहीं है कि जिसमें कुछ नहीं हो पाए और केवल हम कहें भाई गंदगी साफ करते रहे। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो बात कही जा रही है कि 9 महीने का बैरोमीटर का जो उन्होंने जिक्र किया सुमन शर्मा जी ने, कि बैरोमीटर 9 महीने 10 महीने हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें तो पहले दिन से दिखनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा गूंजी थी, और शायद लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो पीने का पानी एक बड़ी समस्या राजस्थान के अंदर, ये 2 मुद्दों को लेकर जनता तो जरूर सवाल पूछेगी इन नेताओं से। श्याम सुंदर जी, आवाज आ रही है? जी धर्मराज जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 9 महीने में सरकार को ऐसा काम करके नहीं दिखा पाई जिससे कि जनता ये कहे कि हम इनके पक्ष में हैं। इनकी पुरानी योजना थी, उस योजना को लागू करने में भी अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे। ये जरूर कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ज्यादा खर्च करके उसको हम क्षतिपूर्ति को पूर्ति करने में भी अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा है तो चीफ सेक्रेटरी चला गया है इनके हाथ से। नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता को क्या संदेश दे पाएंगे तो आप समय हालात बताएगा, लेकिन अब दमदार तरीके से कहने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने ये निश्चित है कि जहां जहां चुनाव होने 24 जिलों में वहां के मंत्री इन्होंने बनाए हैं, बाकी कई जिलों के मंत्री नहीं बनाए जहां पर के चुनाव नहीं होने। इनको लगता है कि चुनाव होंगे, वहां पे मंत्री होंगे तो कुछ सहयोगी बन पाएंगे। कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त भी बदले इन्होंने, वहीं के बदले जहां चुनाव हो रहे हैं, और पुराने जो विश्वास पात्र थे वो रखे हैं। एसडीओ बदल दिए अधिकांश। तो इस तरह से तबादले जो व्यापक स्तर पे किए, उसे लगता है कि सत्ता में जिस प्रकार का उपयोग करना चाहिए चुनाव में वो सरकार करेगी, और कांग्रेस आरोप भी लगाएगी। अब वो कितना ये सफल हो पाएंगे, हाँ, ये तो कांग्रेस कितनी मजबूती से अपने बातों को जनता के बीच रख पाती है, कांग्रेस का पक्ष। लेकिन सुमन शर्मा जी, जब निकाय चुनाव होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लोग वोट देते हैं। उनके घर में पीने का पानी नहीं आता, अगर आता है तो आपको वोट देंगे, नहीं आता है तो वोट नहीं करेंगे। पानी, बिजली, सड़क, खरंजा, नाली, इसी पार्क, कम्युनिटी सेंटर, इसी पर तो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है। और अफगानिस्तान और ओबामा के सवाल पर थोड़ी ना होगा भाई। सुमन जी। जी अमिताभ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अपन म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो जो राजस्थान में, फिर पूर्ववर्ती सरकार बोलूंगी तो आप लोग कहेंगे आप मत रखते रहिए, बोर्ड थे और इन्हीं के मेयर थे सब जगह। बोर्ड हमारा था, मेयर इनके थे। ये अभी अर्चना जी आरोप लगा रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए हमने इस व्यवस्था को बदला, और जिस राजस्थान को हमने देखा इस मेयर और पार्षदों की लड़ाई में, बोर्ड और मेयर की लड़ाई में, राजस्थान जयपुर हो गया, जोधपुर, अब जहां भी देखें, जहां जहां इनके मेयर रहे, मैक्सिमम जगह इनके मेयर थे, सब जगह हालात बिगड़े। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इनको भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वोच्च पद इनके पास था। अगर आज म्यूनिसिपैलिटी का रोड खराब है, पार्क खराब है, नाली खराब है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस के ऊपर जाएगी। हमारी सरकार तो अभी आई और हम उसी को सुधारने की बात लेके जाएंगे, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार रही उन्होंने सारी व्यवस्था चौपट की। जनता को जो सफाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, सड़क मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो पूरी तरह से फेल्योर नगर निगम की एक तस्वीर राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में नजर आई। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट होगा, और सरकार हमारी, इसलिए हमारे लिए भी थोड़ी चुनौतियां हैं कि अब सरकार आपकी है। अगर कांग्रेस बहुत उत्साहित है बाई इलेक्शन को लेके, आप लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हो, तो मैं एक बात अमिताभ जी बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि बाई इलेक्शन में हमारी सरकार को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। अभी म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में सरकार बनेगी, छोटी सरकार, बड़ी सरकार और फिर उससे बड़ी सरकार, ये जुड़ती है तो जनता को एक लाइन दिखता है और काम का एक करंट जो नीचे से ऊपर तक जाता दिखता है। उनको लगता है कि ये कड़ी जुड़ जाएगी तो काम बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है कि ये कड़ी जोड़ेगी जनता। चलिए, जनता कड़ी जोड़ेगी, बार में वो कड़ी जोड़ नहीं पाई थी, जिसके कारण परेशानी हुई। बिल्कुल इंतजार करना होगा। अर्चना जी, आपकी पार्टी के एक नेता हैं, मेयर भी हैं वो उन्होंने कहा कि 5 साल में जो सबसे मूलभूत समस्या होती है एक नगर निगम चुनाव के दौरान, साफ सफाई का मुद्दा होता है। वो अगर खुद कहती हैं कि 5 साल के अंदर जयपुर में साफ सफाई नहीं हुई, तो क्या मैसेज दे रही है? आपकी पार्टी के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है।
देखिए धर्मराज, मेयर समय समय पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती रही और समस्या ये थी कि मेयर तो जीत गई पर बोर्ड नहीं बना, तो उनमें समन्वय का अभाव रहा। और मैं समझती हूँ कि ये सारी परिस्थितियां इसलिए भी बनी कि जब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा, मेयर कांग्रेस की रही, तो आपस में उनके टकराव होते रहे और ये स्थिति दुखद भी रही जयपुर की जनता के लिए। ये चूंकि अब आचार संहिता लग गई और नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हुआ, स्थानीय निकाय, ये तो प्रकरण के पटाक्षेप हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज चुनाव किस मुद्दे पर होगा, जिस पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। अभी अमिताभ जी ने बहुत विस्तृत रूप से कानून व्यवस्था बोला और हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। इसमें 10 सुनो सुमन जी, कोई म्यूनिसिपैलिटी की कानून व्यवस्था की बात नहीं, बात पूरी होने दो। तो वो चीज ऐसी थी जिसमें आपसे सरकार को 10 महीने के शासनकाल का आकलन नहीं करना, वो पहले दिन से इकबाल होना चाहिए था। इसमें ज्यादा चर्चा की बात नहीं है। अभी श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छे से बताया किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को सदुपयोग अपने हित में करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। ये संभव नहीं है। समस्या ये हो गई कि इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को बंद किया। सुमन जी एक मिनट, सुमन जी सबसे बड़ी बात देखिए कि सुमन जी प्लीज, आपको सुमन जी, एक मिनट। कुछ नहीं बोला, आप सुनिए प्लीज। सुमन जी बोलने दीजिए। अर्चना जी, हाँ। दूसरी बात देखिए कि यदि इस सरकार को ये पूरी तरह से आशान्वित होते कि ये स्थानीय निकायों में काबिज हो जाएंगे, तो क्या आवश्यकता पड़ी थी कि जिन स्थानीय निकायों में अब चुनाव होने, वहां 87 करोड़ के टेंडरों की स्वीकृति करके विकास कामों को अंजाम देने के लिए नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त करते। ये स्थिति बताती है कि ये घबराए हुए हैं। दूसरी बात, इनके नीतिगत फैसले जन विरोधी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूडी टैक्स को पूर्ववर्ती तिथि से लागू करके और 300 गज के प्लॉट्स और उनसे नीचे वाले प्लॉट्स पर हजारों लाखों के इन्होंने यूडी टैक्स जारी कर दिए। साथ ही ड्यूअल स्टैंप ड्यूटी का प्रावधान कर दिया, यानी जनता को अपना पट्टा लेने के लिए 2 बार स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो आपने कहा लोकल गवर्नेंस, हम भी नहीं कह रहे कि यहाँ नरेंद्र मोदी का मुद्दा चलेगा या राम मंदिर का मुद्दा चलेगा या अफगानिस्तान का मुद्दा चलेगा। यहाँ चलेगी क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो चुनाव में जा रहा है, जो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, उसकी अपनी चलिए हमारा वक्त खत्म हो गया। साथ ही साथ वो मुद्दे, वो मैनिफेस्टो ठीक के, है। उस घोषणा पत्र के वो मुद्दे जो जनता के ठीक है अर्चना जी, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। वक्त हमारा नहीं, धर्मराज मुझे पूरी बात करने दीजिए ना। जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें आप ऐसे नीतिगत फैसले ले रहे हो, जन विरोधी है, तो इसके कारण हम आशान्वित है कि हम जनता से जुड़ करके चुनाव आप आशान्वित है, आशान्वित होनी भी चाहिए। सुमन जी संक्षेप में बोलिएगा। मैं जल्दी से केवल इतना बोलना चाहती हूँ कि अर्चना जी ने स्वीकार तो किया कि हमारी सरकार ने इतना पैसा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन दिया, लेकिन क्यों वो तो चला के ना काम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। यही चीज हमें वोट चलिए ठीक है, किसने कितना पैसा दिया नहीं दिया, कौन, आप दोनों आशान्वित रहिए। नहीं सुमन शर्मा जी, अर्चना जी, नहीं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अर्चना जी, सुमन शर्मा जी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। काम नहीं हुए। अरे आशा, चलिए वक्त हमारा खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी संपादक टिप्पणी, वक्त खत्म हो गया। दोनों बड़ी पार्टियों की ओजस्वी महिला नेता हमारे साथ हैं। ये दोनों अपने अपने घर में बहू हैं, ये जानती हैं होंगी कि समझदार सास जो है ना श्याम सुंदर जी, वो बहू कितनी भी चिरौरी करे, वो सारी खेती सारे मकान बहू के नाम नहीं लिखती पहले झटके में। वो कहती परखेंगे फिर एक एक देंगे। सारा नाम लिखाने के बाद ठेंगा दिखा दिया तो कहां जाऊंगे, बुढ़े बुढ़िया कहां जाएंगे। वो कहती कि है सब तुम्हारे बेटा, लेकिन अभी तो हम बैठे हैं। वो परखेंगे अर्चना शर्मा को उनकी ससुराल वाले, सुमन जी को उनकी ससुराल वाले। यही ना भारत की लोक रीति श्याम सुंदर जी, यही जनता की लोक रीति है। ग्राम प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक सब एक पार्टी को दे दे और उसके बाद वो कपिल कॉमेडी शो में कहते बाबा जी का ठुल्लू, तो जनता कहां जाए, किसके दरवाजे रोएगी। कांग्रेसी मारेंगे अलग से जनता को, कहेंगे तुमने तो हमको वोट ही नहीं दिया, हमारे घर क्यों आए भाई। तो क्या श्याम सुंदर जी के घर धरना देने से कुछ लाभ होगा? नहीं। आपने 10 महीने में डिलीवर किया होगा तो ये खेत आपके नाम लिख जाएगा पंचायत का, नगर पालिका का। नहीं किया होगा तो नहीं लिखेगा। मोदी का फोटो लगा लीजिएगा, चाहे होर्डिंग लगा लीजिएगा, चाहे उनकी एलसीडी पर वो फिल्म चला लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर के सामने बजबजाती नाली को जय जय राजस्थान से क्या वास्ता, और इस बात से क्या वास्ता कि मित्रों अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहूंगा भैया मेरी गली में सुअर घूम रहे हैं, वो आज तक हटे नहीं, कैसे अच्छे दिन आएंगे। और कानून व्यवस्था का मुद्दा सीधे तो इस चुनाव में तकनीकी तौर पर न्याय जो नगर परिषदें हैं उनका हिस्सा नहीं है। लेकिन सुमन जी, मेरा तजुर्बा कहता है महंगाई,
और कानून व्यवस्था, ये दो ऐसे मसले हैं जो हर चुनाव को प्रभावित करते हैं। कोई चुनाव हो, मेरे चौराहे पर तड़ातड़ दिन में गोली चल जाए तो उसके बाद चाहे कोई चुनाव हो, जनता का मानस होगा कि भाई जो सत्ता में है उसको हटाओ, वो ठीक व्यवस्था नहीं कर रहा। ये केंद्र और राज्य के समवर्ती सूची के विषय, राज्य में गवर्नमेंट और स्थानीय निकाय के विषय, इनका विभाजन पढ़े लिखे लोग और बहुत काबिल लोग ही जानते हैं ना, आम आदमी नहीं जानता। आप लोग तो नेता हो, देखती होगी, अर्चना जी देखती होंगी गहलोत जी के साथ जब ये कहीं जाती होंगी, और सुमन जी मुख्यमंत्री तो आपके मित्र हैं, आप देखती होंगी। जब आदमी मुख्यमंत्री को देख लेता है तो पागल हो जाता है, उसको लगता है ये भगवान है, राजा है, मालकिन है, ये है भारत, ये है राजस्थान, खड़ी खम्मा हुकुम क्या बोलते हैं आप, क्या है ना। तो हुकुम देखता है, वो राजा की तस्वीर देखता है आज भी। उसको इस बहस से कोई मतलब नहीं कि ये मेरा विषय नहीं था, ये तेरा विषय था। ज्योति खंडेलवाल का भी निष्क्रियपन 10 महीने का आपके ही खाते जाएगा, ये भी जान लो। भले ज्योति खंडेलवाल की गलती रही हो, लेकिन वो खाते वसुंधरा राजे के ही जाएगा। जयपुर में जो मेरे लोग रहते हैं, मित्र नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो वो ज्योति खंडेलवाल को थोड़े नहीं जान रहे। वो तो कह रहे भाजपा वालों ने कुछ किया नहीं। अब उनको समझाऊं या तो मैं कि नहीं ये ज्योति खंडेलवाल का महकमा है, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं मानेंगे ना। इसलिए सब तरफ से चुनौती सिर्फ भाजपा पर है, ये जान लीजिए। और चूंकि आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया, इसलिए कोई किंतु परंतु भी नहीं। भाई जब सबसे बड़े 2 खेत बूढ़े बूढ़ी ने बहू को घर में आते ही लिख दिए और उसके बाद भी सेवा नहीं करे बहू, तब तो मन खट्टा हो जाएगा ना, फिर तो पैर दबाए ना सास के। तो जनता सास है इस लोकतंत्र में, ये ध्यान रखिए। बुढ़िया कुछ नहीं कर पाएगी तो वसीयत तो बदल ही देगी चुपचाप, बाद में सिर पटक के रोते रहिए कि अरे अम्मा चली गई, बड़ा चतुर थी, वसीयत बदल गई। बताओ, ये जान लीजिए। ये जनता तो 77 में भी कहां बोली थी, श्याम सुंदर जी को याद होगा। भय था इतना इंदिरा गांधी का कि कोई बोलता ही नहीं था, जिससे पूछो मौन मुंह सिले घूम रहा था, लेकिन वोट तो बोला। और ऐसा बोला कि पूरे हिंदी भाषी भारत में एक सीट नहीं मिली कांग्रेस को। ये ध्यान रखिए, लोग शिक्षित नहीं हो सकते हैं लेकिन विवेकशील हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम 10 महीने में हो जाने चाहिए थे, उनको नहीं कर पाई। सबसे बड़ी शिकायत सरकार का इकबाल नहीं दिखा। शिकायत नंबर 2, समाज का हर वर्ग सरकार के खिलाफ पूरे कपड़े पहन के या आधे कपड़े पहनकर सड़क पर जरूर उतरा। ये 2 शगुन अच्छे नहीं। सुमन जी को याद होगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी, और उपचुनावों से पहले भी मैंने कहा था। तो भाजपा के मेरे मित्रों ने कहा था कि अमिताभ जी आप समझ नहीं, राजस्थान है, यहां कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जीत रहे हैं। मैंने कहा चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, रिजल्ट देख लेंगे। मैंने ये लोग जनता जो सड़क पर आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं क्या। और तीसरी बात कहूंगा, वो केवल सुमन शर्मा जी के कंजम्पशन के लिए है। सुमन जी बात बहुत संवेदनशील है, लेकिन जिस कोहेसिवनेस यानी समन्वित पार्टी के साथ आप विधानसभा में गई, जिस कोहेसिवनेस और डिटर्मिनेशन के साथ जीत पाना है, निश्चय कर अपनी जीत करूं, गुरु नानक देव ने लिखा गुरुवाणी में। तो जिस भाव से आपने लोकसभा इलेक्शन लड़ाना, किलर इंस्टिंक्ट मोदी में सब। अब जो राजस्थान की भाजपा है, मैं विभाजित तो नहीं कहूंगा, लेकिन दरारें बड़ी हैं। अब आप जो चुनाव लड़ेंगी, वो दरार वाली पार्टियों से, मनभेद और मतभेद वाली पार्टी के भीतर से चुनाव संचालित होगा, यह भी जान लीजिए। जो काम आपको 4 महीने पहले करना चाहिए था, यह आपका प्रेरोगेटिव है, इसमें मेरी कोई राय नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रसंग है इसलिए कह रहा हूं। जो काम 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, वो काम आपने परसों किया। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर कटारिया जी को गृह मंत्री बनाना ही था, तो 10 महीने उनका मन खट्टा क्यों रखा? आपने बनाया,
लेकिन अब कटारिया जी आपके वो नहीं हो सकते कृतज्ञ, क्योंकि उनको भी पता है अब वो गृह मंत्री क्यों बनाए गए। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने दी जब आपको पता था कि ये व्यवस्था लंबे समय तक मैं नहीं चला पाऊंगा, कुछ बांटना पड़ेगा दूसरों को, तो अपने मन से बांट देते तो बड़े रहते। किसी के कहने पर बटा तो बांटने वाले का मान खत्म हो जाता है, क्योंकि पाने वाला जानता है कि ये बांटने वाले की इच्छा नहीं है, ये हाकिम का संदेश है जिसके चलते बंटवारा हो रहा है। ये भाव देखना चाहिए था। पार्टी में मुझे वो कोहेसिवनेस नहीं लगती ना, जो कुछ जिस कोहेसिवनेस, जिस एकात्मता के साथ पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है इस चीज को भी पार्टी को दुरुस्त करना होगा, सरकार को इकबाल दुरुस्त करना होगा। तो प्रणामी जी को पार्टी के मनभेद और मतभेद खत्म करने होंगे इस चुनाव से पहले। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए चुनौती बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही। स्वर्ण शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अर्चना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।